थोड़ी देर बाद डॉक्टर कुमावत वहां आ पहुंचे। ईशान का इलाज कर रहे डॉक्टर ईशान की केस हिस्ट्री कुमावत को समझा रहे थे। वहां निखिल भी मौजूद था और अवनी भी बेमन से इस सब का हिस्सा बन गई थी। इस तरफ पुलिस हर्ष को जीप में लेकर जा रही थी। जीप में सामने ड्राइवर और उसके बाजू में रावत बैठा हुआ था। पिछली सीट पर हर्ष और एक हवलदार बैठा हुआ था। इंस्पेक्टर रावत हर्ष को डांटते हुए कहता है, क्या रे, निखिल साहब के साथ बहस कर रहा था तू? हॉस्पिटल की शांति भंग करता है, समझता क्या है खुद को? ये तो हमारे निखिल साहब दयालु है, इसीलिए तुझे अपने गांव वापस भेज रहे हैं। अगर उनकी जगह मैं होता तो तुझे 3rd डिग्री देकर समझाता। रावत हर्ष की बैग खोलकर देखता है और उसके अंदर का सामान चेक करते हुए कहता है, और क्या रे, कपड़े रखने की बैग में कपड़े कम और टॉर्च और इमरजेंसी लाइट ही ज्यादा दिख रहे। आखिर करता क्या है तू इन सब का? हर्ष को पता था कि बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करेगा। इसीलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। अब शाम ढल चुकी थी और अंधेरा धीरे धीरे अपने पांव पसारने लगा था। इतने में एक ठंडी हवा का झोंका हर्ष को महसूस होता है। वातावरण में ठंडक अचानक बढ़ गई थी। हर्ष सतर्क हो गया। उसने जीप के बाहर झांक कर देखा तो आसपास के सभी पेड़ पौधे एक एक करके विचित्र ढंग से सूखते जा रहे थे। माहौल में तनाव बढ़ने लगा था। वैसे वैसे हर्ष की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उसे एहसास हो गया था कि वो कहीं आसपास ही है। इसीलिए डरते हुए उसने कहा, वो आ रही है, वो हमारे तरफ आ रही है। रावत चिढ़ते हुए कहता है, क्या रे, क्यों चिल्ला रहा है? बैठ चुपचाप। हर्ष ने फिर से एक बार कहा, इंस्पेक्टर रावत, गाड़ी तेज चलाइए और सबसे पहले जीप के अंदर की सभी लाइटें चलाइए। रावत तंग आकर पीछे मुड़ते हुए कहता है, क्या मुसीबत है? क्या हुआ रे तुझे? थोड़ी देर शांत नहीं बैठ सकता? थोड़ी देर बाद रेलवे स्टेशन आने वाला है, फिर तू अपने रास्ते और हम अपने। क्यों? इतना बोलकर वो सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे। तभी उनके जीप के सामने से कोई चीज तेजी से उड़ती हुई चली गई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर जीप रोकी। किसी की कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या था। रावत चौंकते हुए पूछता है, ये तुम लोगों ने देखा वो क्या था? सभी ना में अपना सिर हिलाते हैं। रावत अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहता है, मिश्रा, जरा नीचे उतर कर देखो। हर्ष उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, नीचे मत उतरना, बाहर खतरा है। वो मेरे लिए आई है और जो भी बीच में आएगा उसे वो नहीं छोड़ेगी। रावत उसे डांटते हुए कहता है, क्या लगा रखा है तूने कब से? कौन आ गई है? मिश्रा, तुम देखो जरा। मिश्रा जीप से नीचे उतर गया और चारों ओर देखने लगा। अंदर जीप में बैठा हर्ष परेशान हो रहा था। रावत सर, मेरी बैग, उसमें से टॉर्च निकालकर मुझे दीजिए। हर्ष रावत को अपनी बैग मांग रहा था, लेकिन रावत ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मिश्रा बाहर जांच पड़ताल में लगा हुआ था, तो इस तरफ हर्ष बार बार एक ही बात बोल रहा था। लेकिन मगरूर रावत ने उसे नजरअंदाज करते हुए पूछा, मिश्रा, कुछ दिखा क्या बाहर? नहीं साहब, बाहर कुछ भी नहीं है, मिश्रा ने जवाब दिया। उस पर रावत कहता है, ठीक है, चलो अंदर आ जाओ। मिश्रा चलते हुए जीप की तरफ बढ़ रहा था। वो अंदर आकर बैठने ही वाला था कि तभी अचानक कहीं से वो चुड़ैल आकर मिश्रा को दबोच लेती है और उसे अपने साथ पकड़कर सीधी हवा में उड़ती चली जाती है, जिसके बाद वो चुड़ैल कई फीट ऊंचाई से मिश्रा को नीचे फेंक देती है। नीचे जीप में बैठे हुए किसी की कुछ समझ में नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या। वो लोग कुछ समझ पाते तभी उनकी जीप से कुछ ही दूरी पर मिश्रा जोर से नीचे गिरता है। जीप में बैठे सभी लोग हैरान थे। रावत जल्दी से जीप के बाहर आया और मिश्रा के पास जाकर उसे चेक करने लगा। मिश्रा मारा जा चुका था। तभी कहीं से कांच फूटने की आवाज आती है। जीप का कांच तोड़ते हुए उस चुड़ैल ने ड्राइवर का गला दबाना शुरू किया। ड्राइवर छटपटाने लगा, जिससे चालू स्थिति में जीप आउट ऑफ कंट्रोल होकर सामने वाले पेड़ से जा टकराई और बंद हो गई। ड्राइवर छटपटा रहा था, बचने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन उस शैतानी चुड़ैल के सामने उसकी कहाँ चलने वाली थी। रावत ने निशाना लगाते हुए उस चुड़ैल पर 2-3 गोलियां चलाई।
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो चुड़ैल ड्राइवर को खींचते हुए उसे पास ही की झाड़ियों में ले गई और वहां उसका भी काम तमाम कर दिया। रावत गोली चला रहा था तो अंदर जोरदार टक्कर की वजह से चोट लगने के कारण हर्ष थोड़ी देर के लिए अपना होश खो बैठा था। जैसे ही उसने अपना होश संभाला वैसे ही वो जीप में अपनी बैग ढूंढने लगा, लेकिन बैग मिल ही नहीं रही थी। शायद इस मुठभेड़ में बैग कहीं गिर गई थी। हर्ष जल्दी से ड्राइवर सीट पर आया और जीप स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हो रही थी। बाहर रावत हाथ में बंदूक लेकर अभी भी उसे ढूंढ रहा था। रावत के मन में डर पनपने लगा था। तभी उसे कहीं से चीखने की आवाज सुनाई देती है। रावत इधर उधर देखने लगा। हर्ष ने उसे आवाज लगाई, अंदर आ जाइए रावत सर, वो फिर एक बार किसी भी पल हमला कर सकती है। हालांकि इस बार रावत को हर्ष की बातों पर यकीन हो गया। रावत जीप के काफी दूर खड़ा था। अपने आसपास देखते हुए वो सावधानी से जीप की तरफ बढ़ रहा था। इतने में पीछे से आकर उस शैतानी दांत परी ने रावत को भी दबोच लिया। अचानक हुए इस हमले से रावत चौंक गया। वो थरथर कांपने लगा। उसके हाथ पांव ठंडे हो गए। पूरे शरीर की ताकत जैसे एक ही झटके में गायब हो गई। रावत उस चुड़ैल की पकड़ से छूटने की नाकाम कोशिशें करने लगा। वो चुड़ैल अपने पैने नुकीले नाखून उसके शरीर में गड़ा रही थी और अब किसी भी पल वो रावत का सिर उसके धड़ से अलग करके उसका खेल खत्म करने वाली थी। इस तरफ हर्ष जीप स्टार्ट करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। खुशकिस्मती से जीप स्टार्ट हो गई। हर्ष ने जीप रावत की दिशा में लेकर जाते हुए उसके बंद पड़ चुके हेडलाइट्स चालू कर दिए, जिससे उन हेडलाइट्स की तेज रोशनी सीधी रावत और उस चुड़ैल पर जा गिरी। तेज रोशनी से चुड़ैल को तकलीफ होने लगी और वहां से उड़कर भागते हुए वो कहीं गायब हो गई। इस तरफ डॉक्टर कुमावत ने ईशान के ट्रीटमेंट की पूरी तैयारी कर ली थी। कुमावत के अनुसार ईशान को अंधेरे से लगने वाले अनावश्यक डर को दूर करने के लिए वो ईशान पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाला था। कुमावत के साथ उसके 2 सहायक थे। इस एक्सपेरिमेंट में वो ईशान को एक अंधेरे चेंबर में रखने वाले थे। एक्सपेरिमेंट की सारी तैयारियां हो चुकी थी। केबिन के अंदर कुमावत और उसके 2 सहायक मौजूद थे, तो बाहर अवनी और निखिल कांच की फ्रेम से देख रहे थे। ईशान को अंदर लाया गया। उसे उस अंधेरे चेंबर में कुछ देर के लिए रखने वाले थे। ईशान जोर जोर से चीख रहा था। वो उस अंधेरे चेंबर में नहीं जाना चाहता था। ईशान चिल्लाते हुए अवनी से कहता है, मुझे बचा लो दीदी, मैं इस अंधेरी जगह में नहीं जाना चाहता, मुझे यहाँ से लेकर जाओ। हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन के वायर ईशान के हाथ और छाती को चिपकाए गए और उसे उस अंधेरे चेंबर में डाल दिया गया। अंदर ईशान आतंक से चीख रहा था, रो रहा था और अपनी दीदी को आवाज लगा रहा था। बाहर अवनी की हालत भी जुदा नहीं थी। उसे भी ईशान की चिंता हो रही थी। वो भी अपने भाई के चीखे सुनकर तड़प रही थी। आखिरकार उसने अपना इरादा मजबूत बनाया। बड़ी ही दृढ़ता के साथ उसने केबिन का दरवाजा खोला और ये एक्सपेरिमेंट रोक दिया। निखिल अंदर आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। निखिल अवनी को रोकते हुए कहता है, अवनी ये क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर को उनका काम करने दो, नहीं तो ईशान ठीक कैसे होगा? अवनी ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया था। वो गुस्से से कहती है, तुम दूर हट जाओ निखिल, और एक लफ्ज भी मत बोलना। तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे मेरे भाई पर पूरा भरोसा है, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम ठीक है। इतना बोलकर अवनी ने चेंबर का दरवाजा खोला और ईशान को वहां से बाहर निकाला। बाहर आते ही ईशान अवनी से लिपट गया। अवनी भी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना ईशान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो, चलो यहाँ से। अपनी दीदी को खुद पर भरोसा करते देख ईशान को अच्छा लगा। कुमावत उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब अवनी कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। निखिल तो उसे बस देखता ही रह गया। अवनी और ईशान वहां से निकलते कि तभी अस्पताल की लाइट चालू बंद होने लगी और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। सिर्फ इमरजेंसी लाइट चालू थे। अस्पताल की बिजली गुल होने से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। जो इमरजेंसी लाइटें जल रही थी वो भी अब झपकने लगी थी। अवनी, ईशान, निखिल
कुमावत और उसके दो सहायक जहां थे वहीं रुक गए। ईशान बहुत डरा हुआ था। उसने अपनी दीदी का हाथ कसकर पकड़ कर रखा था। ईशान डरते हुए कहता है, अंधेरा हो गया, अब वो किसी भी पल आती ही होगी। थोड़ी देर के लिए वहां सन्नाटा फैल गया। तभी उसके चीखने का कर्कश स्वर सुनाई देता है। वहां मौजूद सभी लोग डरकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लाइटें झपक रही थी। तभी उन दो सहायकों में से एक के पैर को किसी ने पकड़ लिया और जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ ले गया। कोई कुछ समझ पाता, इतने में अंधेरे कोने से उसकी चीख सुनाई पड़ती है। ये देख वहां मौजूद बाकी सभी लोगों के चेहरे आतंक से सफेद पड़ गए। ईशान अपने दीदी को डरकर लिपटते हुए कहता है, वो आ चुकी है दीदी, वो मुझे लेने आ चुकी है। निखिल को भी अब डर लगने लगा था। उसने डरते हुए पूछा, कौन आ चुकी है, कौन है वो? ईशान दबी हुई आवाज में कहता है, वो शैतानी दांत परी, वो अंधेरे में हमला करती है। जहां रोशनी होती है वहां वो नहीं आ सकती, इसीलिए सभी रोशनी में रहना। ईशान की ये बात सुनकर सभी डर के मारे कांप गए, जिसके बाद सभी इमरजेंसी लाइट की रोशनी में सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। तभी फिर से उन्हें वही चीख सुनाई देती है। इमरजेंसी लाइट जल बुझ रही थी, जिसकी झपकने की फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए सभी अपने अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। चलते समय पिछला एक इमरजेंसी लाइट कुछ देर के लिए बंद हो गया। उसी वक्त उस चुड़ैल ने मौका पाकर पीछे चल रहे उस सहायक डॉक्टर पर हमला करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। अब वो सिर्फ 4 लोग बचे हुए थे। ईशान, अवनी, निखिल और कुमावत सभी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। लाइटें झपक रही थी। चलते हुए वो सीढ़ियों के पास पहुंच गए। अस्पताल से बाहर निकलने के लिए उन्हें सीढ़ियों से उतरकर नीचे आना जरूरी था, लेकिन इमरजेंसी लाइट की रोशनी नीचे जाती सीढ़ियों के कुछ ही हिस्से को रोशन कर रही थी और बचा हुआ हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। इस अंधेरी जगह में उसके हमले की संभावना को नकारा नहीं जा सकता था। लगभग 10 पायदान के बाद एक छोटी गैलरी थी, जिसके बीच में अंधेरा छाया हुआ था। वहां पहुंचने के लिए उन्हें वहां से छलांग लगाते हुए जाना जरूरी था। निखिल कुछ सोचते हुए कहता है, आगे 10वें पायदान पर गैलरी है। अगर हम सीढ़ियां उतरकर नीचे जाते हैं तो वो हमें बीच में कभी भी दबोच सकती है। यहाँ की बत्ती टिमटिमा रही है। इसकी जलने बुझने की फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ से वहां पहुंचने के लिए छलांग लगानी होगी। सभी निखिल की बात से सहमत थे। निखिल अवनी की तरफ देखते हुए कहता है, अवनी, पहले तुम जाओ। लेकिन अवनी का मन नहीं मान रहा था। तब निखिल उसे हौसला देते हुए कहता है, तुम ईशान की चिंता मत करो, मैं हूं उसके साथ, जल्दी जाओ। अवनी तैयार हो गई। उसने हिम्मत करते हुए नीचे छलांग लगाई। फिर निखिल ने ईशान को जाने के लिए कहा। ईशान भी सही सलामत छलांग लगाते हुए नीचे पहुंच गया। अब वहां सिर्फ निखिल और कुमावत दोनों ही बचे हुए थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुमावत ने कहा, रुको, अब मैं जाऊंगा। ठीक है डॉक्टर। ऐसा कहते हुए निखिल ने उसे जाने दिया। कुमावत ने वहां से नीचे छलांग लगाई, पर तभी वहां की लाइट थोड़ी देर के लिए झपकी। अंधेरा हुआ और उस चुड़ैल ने वहां आकर हवा में ही कुमावत को दबोच लिया और उसे अपने साथ ले गई। ये देखकर निखिल कांप गया। अवनी ने उसे आवाज लगाई, निखिल जल्दी वहां से नीचे कूदो, वक्त नहीं है। निखिल ने लाइट के जलने बुझने का तालमेल बिठाते हुए छलांग लगाई और नीचे पहुंच गया। अब वो तीनों भागकर अस्पताल के मेन एंट्रेंस हॉल में आ गए, लेकिन वहां भी एक समस्या उनकी राह देख रही थी। हॉल की एक एक लाइट बंद होती जा रही थी। वैसे वैसे वो उन तीनों के नजदीक आती जा रही थी। अब किसी भी पल वो आखिरी जल रहा लाइट भी बुझने वाला था। तीनों असहाय होकर अपनी आने वाली मौत को देख रहे थे। उस आखिरी जल रहे लाइट की रोशनी में तीनों भी सिमट गए। वो चुड़ैल उनकी लाचारी पर हंस रही थी। तभी वो आखिरी जल रहा लाइट भी बुझ गया और हर तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरा होते ही आग झपकने के पहले वो चुड़ैल उन तीनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। तभी अस्पताल का दरवाजा तोड़ते हुए एक जीप अंदर आ गई, जिसकी हेडलाइट की तेज रोशनी से वो जगह चकाचौंध रोशनी में उजली हो गई, जिस वजह से चिल्लाते हुए वो चुड़ैल वहां से भाग गई। जीप में हर्ष और रावत बैठे हुए थे। हर्ष ने उन्हें जल्दी से जीप में बैठने के लिए कहा।
सभी तुरंत जीप में बैठकर वहां से निकल गए। अवनी, ईशान और निखिल पिछली सीट पर बैठे हुए थे और बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। रावत तेजी से जीप भगा रहा था। निखिल हाफते हुए पूछता है, ये सब क्या है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अवनी हर्ष की तरफ देखते हुए कहती है, अब आगे क्या करेंगे हर्ष, क्योंकि वो इतनी आसानी से तो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। हर्ष कुछ सोचते हुए कहता है, मैं भी वही सोच रहा हूँ अवनी, वो कभी भी आ सकती है, इसीलिए सबसे पहले हमें किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। ऐसी कोई जगह है तुम्हारी नज़र में? तभी निखिल ने कहा, यही पास ही में मेरा फार्म हाउस है, वहां पर हम सुरक्षित रहेंगे। रावत, जीप फार्म हाउस की तरफ लो। रावत ने जीप फार्म हाउस की तरफ मोड़ दी। थोड़ी देर बाद वो सभी फार्म हाउस पहुंच गए। निखिल ने जीप से उतरकर जल्दी से सबको अंदर जाने का इशारा किया। सभी बिना वक्त गवाए अंदर चले आए। अंदर आकर निखिल ने लाइट का स्विच ऑन किया, लेकिन लाइट चालू नहीं हुई। शायद फ्यूज चेक करना पड़ेगा। रावत, तुम मेरे साथ चलो, हम मीटर रूम में जाकर फ्यूज चेक कर आते हैं। और निखिल, तब तक तुम इन दोनों को लेकर ऊपर वाले कमरे में जाकर रुको। इतना बोलकर निखिल और रावत फ्यूज चेक करने चले गए। हर तरफ अंधेरा होने से सभी के हाथों में टॉर्च था। ऊपर जाकर हर्ष और अवनी ने सभी खिड़कियां मजबूती से बंद कर दी। ईशान डरते हुए कहता है, हर्ष भैया, मुझे डर लग रहा है, वो कभी भी और कहीं से भी आ सकती है। ये कांच की खिड़कियां उसे नहीं रोक पाएगी। चिंता मत करो ईशान, मैं हूं तुम्हारे साथ। हर्ष ने उसे हौसला दिया। इस तरफ नीचे दोनों मीटर रूम में पहुंच गए थे। रावत फ्यूज चेक कर रहा था और निखिल टॉर्च पकड़कर खड़ा था। तभी उन्हें कोई आहट सुनाई देती है। दोनों सतर्क हो गए। रावत ने अपनी गन निकाली। उन्हें कड़कड़ाहट जैसी आवाज आती है। रावत ने अपनी गन आवाज की दिशा में तान दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी कदमों से उनकी तरफ बढ़ रहा है। दोनों को पसीना आने लगा था। निखिल के हाथ में मौजूद टॉर्च की बैटरी की पावर कम होने लगी थी, जिस वजह से टॉर्च की रोशनी भी लगातार कम होती जा रही थी, जिस कारण वो दोनों भी डर के मारे पसीने से लथपथ हो चुके थे। उन्हें फिर से एक अंधेरे कोने में से कड़कड़ाहट की आवाज आती है। रावत ने कांपते हुए हाथों से निशाना साधते हुए उस तरफ गोली चलाई। फायर करने से बंदूक से निकलने वाली चिंगारियों की रोशनी में उन्हें वो चुड़ैल दिखाई देती है। उसे देखकर रावत जिस जगह पर खड़ा था वही बर्फ की तरह जम गया और निखिल कुछ कदम पीछे हट गया। आग झपकने से पहले वो चुड़ैल रावत के पास पहुंच गई। रावत आसानी से उसकी चंगुल में फंस गया था। रावत के हाथों से डर के मारे 3-4 राउंड फायर हो गए। हर बार फायर होते वक्त बंदूक से निकलने वाली चिंगारियों की रोशनी में वो चुड़ैल रावत को अपने साथ लेकर जाती हुई दिखाई दे रही थी। उस चुड़ैल ने रावत के दोनों हाथ उसके शरीर से उखाड़ दिए और रावत ने नीचे गिरते हुए अपना दम तोड़ दिया। तब तक निखिल वहां से भाग चुका था। गोलियों की आवाज से ऊपर के कमरे में छुपे हुए हर्ष, अवनी और ईशान सतर्क हो गए। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि कोई गड़बड़ हो गई है। हर्ष उन्हें सावधान करते हुए कहता है, सतर्क रहना, वो कभी भी यहाँ आ सकती है। अवनी इन सब मामलों से तंग आ चुकी थी। वो कुंठा में आते हुए कहती है, हम कब तक ऐसे भागते रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें उसका सामना करना ही होगा। ऐसे छुपने से या फिर इस टॉर्च की रोशनी का सहारा लेकर हम कब तक बच पाएंगे? हमें इस शैतानी दांत परी का हमेशा के लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो भले ही चुड़ैल होगी, लेकिन उसकी कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी ही। सोचो हर्ष, कोई ना कोई तो रास्ता जरूर मिलेगा। हर्ष गहरी सोच में पड़ गया। उसने अपने आसपास देखा और उसे कुछ याद आया। इस तरफ निखिल अपनी जान हथेली पर लेकर एक कमरे में छुपा हुआ था। हर तरफ अंधेरा होने से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बैटरी की पावर घटने से टॉर्च की रोशनी भी कम हो चुकी थी, इसीलिए वक्त आने पर इस्तेमाल करने के लिए उसने टॉर्च बंद करके रखा था। निखिल अंधेरे कमरे में किसी चीज से टकरा गया। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इस तरफ वो चुड़ैल अब फार्म हाउस के इर्द गिर्द घूमती हुई चक्कर काट रही थी। अंदर ईशान, अवनी और हर्ष छुपकर उसे देख रहे थे। वो चुड़ैल बालकनी के कांच का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आती है।
और वो तीनों जिस कमरे में छुपे हुए थे उस कमरे में चली आती है। कमरे के बीचों बीच ईशान खड़ा था, जो उस चुड़ैल को ललकारते हुए चिल्ला कर कहता है, दांत परी, तुम कोई परी नहीं बल्कि एक चुड़ैल हो। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरता। छोटे ईशान के चुनौती देने पर वो दांत परी गुस्से से लाल पीली हो जाती है और बिना वक्त गवाए ईशान के पास पहुंच जाती है। वो चुड़ैल ईशान को कोई नुकसान पहुंचाती तभी ईशान नीचे झुकते हुए कूदकर एक और चला गया और दूसरी तरफ जाकर उसने हर्ष को इशारा कर दिया। हर्ष और अवनी ने उस कमरे में लगे हुए हर एक आईने पर से कपड़ा हटा दिया। आईने में खुद का प्रतिबिंब देखकर वो चुड़ैल डर गई। उसकी आक्रामकता और उसके चेहरे की क्रूरता कुछ कम होते हुए उसकी जगह अब डर ने ले ली थी। वो डगमगाने लगी। यही मौका देखकर हर्ष और अवनी ने अपने हाथों में पकड़ रखा टॉर्च चला दिया, जिसकी रोशनी से उस चुड़ैल को तकलीफ होने लगी। लेकिन बदकिस्मती से टॉर्च की बैटरी पुरानी और ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से अब उसकी रोशनी पल पल कम होती जा रही थी और वो रोशनी उसे रोकने के लिए काफ़ी नहीं थी। इतने में निखिल ऊपर के कमरे में आ गया। उसके हाथ में रॉकेल की कैन थी। वो सारी की सारी कैन उसने उस चुड़ैल पर उंडेल दी। निखिल ने अपने जेब में से सिगरेट जलाने का लाइटर निकाला, जिसे देखकर वो चुड़ैल आग बबूला हो गई और गुस्से से लाल होकर चीखने लगी। उसकी वो चीख गगनभेदी थी, जिससे वहां लगे सभी आईनों और खिड़कियों में लगे कांच फूटने लगे। जिसके बाद वो निखिल की तरफ बढ़ती है और अपने नुकीले नाखूनों से उसकी छाती और पेट पर एक के बाद एक कई बार करते हुए उसे जख्मी कर देती है। उसके शरीर से खून बहने लगा था। चुड़ैल ने निखिल के गले को पकड़कर उसे उठा लिया और उसका सिर सामने वाली दीवार पर पटक दिया, जिस वजह से उसके हाथ से वो लाइटर छूट गया। उसकी पकड़ निखिल के गले पर गुजरते हुए हर एक पल के साथ मजबूती से कसती जा रही थी, जिस वजह से निखिल का दम घुटने लगा। वो सांस नहीं ले पा रहा था, जिसे देख अवनी कहती है, हर्ष कुछ करो, नहीं तो वो उसे मार डालेगी। हर्ष ने अपने आसपास देखा। सामने वो लाइटर पड़ा हुआ था। उसने बिना वक्त गवाए उसकी तरफ लंबी छलांग लगाई और लाइटर जलाकर उस चुड़ैल की तरफ फेंक दिया। शरीर पर रॉकेल गिरा हुआ होने से लाइटर का स्पर्श होते ही चुड़ैल के शरीर ने आग पकड़ ली। उसका शरीर जलने लगा, जिससे वो पूरा कमरा आग की रोशनी से रोशन हो गया। वैसे भी वो ज़्यादा रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और ऊपर से आग उसे जला रही थी, जिस वजह से वो कुछ ही पल में जलकर भस्म हो गई। शैतानी दांत परी का खेल अब खत्म हो चुका था और अब उसका वजूद केवल इतिहास में जमा हो गया था। दहशत का माहौल खत्म हो चुका था। हर्ष ने निखिल को सहारा देते हुए उठा लिया। निखिल को भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो शर्मिंदा होते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे साथ जो बुरा बर्ताव किया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना हर्ष। मैंने तुम्हें पहचानने में भूल कर दी। अवनी और ईशान भी उसके पास जाते हुए कहते हैं, थैंक्स हर्ष, अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। सच में तुम्हारा दिल से शुक्रिया। हर्ष मुस्कुराते हुए कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं ना, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। तनाव और दहशत से भरी रात अब खत्म हो चुकी थी। उन सभी ने बालकनी से बाहर देखा तो सुनहरा सूरज उगते हुए रेशमी सुबह हो चुकी थी।